सोनी सहायक प्राध्यापक DPV ब्रह्मा विद्यालय बिलासपुर। एम.कॉम 4 सेमेस्टर के इंस्टीट्यूट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया विषय के पर मैं पहला भाग आप लोगों ने देखा है, जिसमें मैंने रिजर्व बैंक की स्थापना, रिजर्व बैंक की प्रबंध व्यवस्था को मैंने समझाया है। अब सेकंड भाग में मैं रिजर्व बैंक के क्या कार्य हैं, रिजर्व बैंक के कार्य क्या हैं, इसको बताने का, समझाने का प्रयास किया कि रिजर्व बैंक क्या कार्य संपादित करती है। तो मैं पहले ही बताया कि रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया है और सरकारी राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। उसके बाद यह सरकार का बैंक हुआ और ये बैंकों का बैंक है, अर्थात विभिन्न बैंक इसके अंदर या इसके निर्देशन में कार्य संपादित करते हैं, इसलिए इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। आर्थिक विकास में मदद करने के लिए, सरकार को वित्त उपलब्ध कराने के लिए ही इस बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो राष्ट्रीयकरण के बाद इसके कार्य क्या है, इसको मैं कुछ बिंदुओं में बताने का प्रयास किया हूँ। क्या बिंदु हैं देखेंगे रिजर्व बैंक के कार्य। सबसे पहला तो इसके पहले वाले भाग में मैंने बताया था कि स्वतंत्रता के पहले 2 अलग अलग संस्थाओं द्वारा वित्त के संपादित किया था। नोट का निर्गमन, मुद्रा का निर्गमन किसी दूसरे जगह और साख का नियंत्रण किसी दूसरे संस्था से होता है। इसी को दूर करने के लिए एक संस्था स्थापित किया गया, इसलिए इसका सबसे प्रमुख कार्य है करेंसी निर्गमन करना। सबसे प्रमुख कार्य है पहला करेंसी निर्गमन करना, करेंसी निर्गमन करना। दूसरा साख नियंत्रण, दूसरा साख नियंत्रण। तीसरा है सरकार का बैंकर, एजेंट और सलाहकार, सरकार का बैंकर, एजेंट और सलाहकार। चौथा बैंक व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण, बैंक व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण। पांचवा बैंकों का बैंक। छठवां विदेशी विनिमय व्यवस्था, विदेशी विनिमय व्यवस्था। और सातवां है कृषि वित्त, सातवां है कृषि वित्त। इन 7 बिंदु में मैंने रिजर्व बैंक के कार्यों को बताने का प्रयास किया है। तो अपन अब देखें कि रिजर्व बैंक का सबसे पहला है करेंसी निर्गमन। तो रिजर्व बैंक विभिन्न प्रकार के करेंसी निर्गमन करती हैं। सामान्यतया बैंक का जो करेंसी था प्रारंभ में 2 रुपया, 5 रुपया, फिर 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 और 1000 रुपया का नोट निर्गमन रिजर्व बैंक द्वारा संचालित किया जाता था। बाद में सिक्के का प्रचलन के कारण विभिन्न मूल्य के सिक्कों का भी निर्गमन किया जा रहा है। वर्तमान में मुद्रा को स्थायित्व लाने के लिए या काला धन को दूर करने के लिए कुछ इसमें परिवर्तन किया गया। वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा जो 1 रुपया का नोट था और 2 रुपया का जो करेंसी था उसको बंद करके सिक्का का प्रचलन हुआ। अब वर्तमान में जो करेंसी निर्गमन हो रहा है वह 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपया के नोट निर्गमन रिजर्व बैंक द्वारा किया जा रहा है। इस तरह बैंक
रिजर्व बैंक द्वारा नोटों का निर्गमन आवश्यकता अनुसार स्वर्ण और बॉन्ड्स की प्रतिभूति जमानत स्वरूप रख करके निर्गमन किया जा रहा है। ये पहला कार्य है नोट का निर्गमन करना। दूसरा है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण, हम जानते हैं कि विकास के लिए, व्यापार के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ेगी, साख की आवश्यकता पड़ती है। उसको नियंत्रण करने का कार्य भी रिजर्व बैंक को ही सौंपा गया। तो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है साख नियंत्रण। चूंकि ये बैंकों का बैंक है, बैंक के द्वारा विभिन्न संस्थाओं को ऋण लेकर के ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण को कंट्रोल करने के लिए, साख को नियंत्रण करने के लिए कुछ और बिंदु साख नियंत्रण में मैंने बताया है, जिसमें पहला है बैंक दर। साख नियंत्रण करने में रिजर्व बैंक का पहला काम है, वह है बैंक दर को संतुलित करना, बैंक दर निर्धारित करना। अर्थात बैंक जब लोगों की, जनता की वित्त सुरक्षित रखता है, जमा रखता है, बचत को जमा रखता है विभिन्न माध्यमों से, तो उसमें दर क्या होनी चाहिए, उसकी रेट क्या होनी चाहिए, ब्याज की दर, ताकि लोग आकर्षित होकर के अपनी बचत बैंकों में जमा करें। साथ ही साथ बैंक से वित्त भी उन्हें प्रदान होता है, तो वो जो लोन है, ऋण है, उसकी दर क्या होनी चाहिए, ये भी रिजर्व बैंक द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। ये बैंक दर में जो जमा है जनता का, और जनता को जो साख या ऋण प्रदान किया जाता है, ये दोनों के दर निर्धारित करने का काम रिजर्व बैंक का है। दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। जब साख की कमी महसूस होती है, तो जो विभिन्न संस्थाओं के जो बॉन्ड्स हैं, उसको केंद्रीय रिजर्व बैंक खरीद लेती है और साख को नियंत्रण करने की प्रयास करती है। खुले बाजार में खरीद करके उसके पैसा को दे करके, ताकि बैंकों का पैसा फ्लो हो सके, इस उद्देश्य से खुले बाजार की क्रियाएं रिजर्व बैंक द्वारा संपादित किया जाता है। फिर हर एक बैंक को अपने जमा का 5% जो है नगद कोष के रूप में यहाँ जमा करना होता है रिजर्व बैंक के पास, जिसको अपन परिवर्तनशील कोषानुपात के नाम से जानते हैं। जो व्यापारिक बैंक है वो अपने 5% नगद के रूप में, परिवर्तन कोषानुपात के रूप में बैंक के पास जमा रखती हैं। इसी प्रकार अगला है तरलता कोषानुपात। तरलता कायम रखने के लिए, मुद्रा का फ्लो होने के लिए, लाने ले जाने के लिए, जैसे जनता जमा करती है और जमा करने के बाद में उसको आहरण भी करती है, तो इस फ्लो को कायम रखने के लिए जितना उनके पास जमा है उसका 25% तरल के रूप में बैंक को रखना अनिवार्य है। उससे कम 25% बैंक में जमा होना चाहिए, ताकि उसका तरलता कायम हो सके। क्योंकि लोगों को आहरण निकालना है, आहरित करना है, आहरित करते समय यदि बैंक के पास पैसा नहीं रहेगी, पूरा लोन के रूप में ये दे देगी, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए उसे कंट्रोल करने के लिए उसे तरल के रूप में प्रत्येक बैंक को 25% रखता है। ये प्रावधान साख नियंत्रण के लिए कहा गया है। नैतिक दबाव। नैतिक दबाव में साख नियंत्रण के लिए अलग अलग जगह गवर्नर की जब मीटिंग होती है, तो गवर्नर के द्वारा बैंकों के ऊपर ये दबाव डाला जाता है कि आप साख को कंट्रोल रखो, साख की सुविधा को बरकरार रखो। ये दबाव डाल करके, नैतिक दबाव डाल करके साख नियंत्रण करने का रिजर्व बैंक प्रयास करती है। प्रचार द्वारा, इसी प्रकार विभिन्न सेमिनार, विभिन्न संगोष्ठी आयोजन करके बैंकों के साख विस्तार और जमा करना, बचत करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रचार के माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा लोगों को आकर्षित करती है, ताकि वह बैंकों में
अपनी सुविधानुसार बचत जमा कर सकें और लोन ले सकें। तो उसमें विश्वसनीयता लाने के लिए प्रचार द्वारा साख नियंत्रण रिजर्व बैंक द्वारा संपादित किया जाता है। ये दूसरा कार्य हुआ साख नियंत्रण। फिर मैंने अभी बताया कि सरकार का ही ये बैंक है, सरकारी है, राष्ट्रीयकरण है, इसलिए ये जो बैंक है सरकार का बैंकर है, एजेंट है और सलाहकार भी है। यानी सरकार के एजेंट के रूप में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए यह कार्य संपादित करती है, इसलिए उसे एजेंट के नाम दिया गया। साथ ही साथ सरकार को कुछ मौद्रिक नीतियां हैं, कुछ योजनाएं हैं, उस योजनाओं के लिए सलाह भी रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाता है। उस सलाह के अनुसार सरकार नीति निर्धारण करती है, विभिन्न योजनाएं बनाती हैं, जिसमें पंचवर्षीय योजना है, एकल वर्षीय योजना है, इसमें क्या बजट हो सकता है, क्या व्यय हो सकता है, इस प्रावधान को केंद्रीय सरकार द्वारा सलाह लेकर के सरकार द्वारा संपादित किया जाता है। इसलिए यह बैंक सरकार का बैंकर भी है, एजेंट है और सलाहकार भी है। इन्हें सरकार की तरफ से ये लोगों के लिए एजेंसी का काम करता है, मिलाने का काम करता है, इसलिए यह एजेंट भी है। इस तरह चौथा जो काम है सरकार का बैंकर, एजेंट और सलाहकार के रूप में संपादित किया जाता है। नेक्स्ट चौथा अपन देखें बैंक व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण। मैंने पहले ही बताया कि यह बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक है। बैंकों का बैंक होने के लिए उसका नियमन और नियंत्रण संपादित किया जाता है। उन बैंकों का नियमन किस प्रकार होना चाहिए, उनका नियंत्रण किस प्रकार होना चाहिए, इस कार्य को रिजर्व बैंक द्वारा संपादित किया जाता है, जिसमें लाइसेंस देना, किस बैंक को या किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूट को या किसी वित्तीय संस्थाओं को लाइसेंस प्रदान करके वह अप्रूव करती है कि ये हमारे निर्देशन में काम कर रही है, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही है, इसलिए उसे लाइसेंस दे करके बैंक व वित्त के कार्य को प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान करती है। दूसरा प्रबंध। लाइसेंस देने के बाद भारतीय कंपनी अधिनियम 1949 में लाइसेंस देने के बाद उसका प्रबंध किस प्रकार की होनी चाहिए। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, उनके प्रबंध का काम भी यह देखती हैं। तो उनकी पूंजी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यापार को संचालित करने के लिए, कोई भी वाणिज्यिक बैंकों को संपादित करने के लिए, वित्तीय संस्थाओं को संपादित करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, जिसे अपन पूंजी के नाम से जानते हैं। तो पूंजी कितनी होनी चाहिए ये निर्धारण भी किया जाता है। शाखा का विस्तार, यदि कोई बैंक रजिस्टर्ड हो जाता है, लाइसेंस दे दिया जाता है, उसका प्रबंध किया जाता है, तो शाखा उसका कहाँ कहाँ हो सकता है, उसके ब्रांच कहाँ कहाँ हो सकता है, उसका मुख्यालय कहाँ होना चाहिए, इसका भी निर्धारण ये रिजर्व बैंक द्वारा संपादित किया जाता है। किसके कितने ब्रांचेस होनी चाहिए, कितने शाखा होना चाहिए, कैसे इसका फैलाव होगा, इसका निर्धारण रिजर्व बैंक द्वारा संपादित किया जाता है। इस तरह कोष, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बैंक इसके अंदर में काम करते हैं, बैंक इसके अंदर में कार्य संपादित करते हैं, इसलिए उन्हें तरल कोष के रूप में रखना चाहिए। तरल कोष बहुत अनिवार्य है ताकि उनका नियंत्रण रिजर्व बैंक के पास हो सके। तो वही बताया कि प्रत्येक संस्था को कम से कम अपनी 25% कुल का 25% रिजर्व बैंक के पास तरल के रूप में रखना पड़ता है, ताकि आवश्यकता अनुसार रिजर्व बैंक उन्हें वन नोट निर्गमन करके तरलता कायम रख सके। अगला कार्य है निरीक्षण करने का काम। तो बैंक चूंकि इसी के द्वारा संचालित है, इसलिए कभी भी रिजर्व बैंक उन संस्था में जाकर के, उसके शाखा में जाकर के निरीक्षण कर सकती है और देख सकती है कि वह नियमानुसार उसी प्रकार के कार्यों को संपादित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इसलिए विभिन्न बैंकों में जाकर के रिजर्व बैंक निरीक्षण कर सकती है, जाँच कर सकती है और संतुष्ट हो सकती है। वार्षिक रिपोर्ट नियंत्रण और नियमन करने के लिए ये बताया गया है कि प्रत्येक जो बैंकिंग संस्थाएं हैं या वित्तीय संस्थाएं हैं, उसे वर्ष में अपना एक रिपोर्ट तैयार करना है। वो कितनी लोगों से जमा की है,
कितना डिपॉजिट की है, कितने लोगों को लोन के रूप में बांटी है, साख के रूप में प्रदान की है, उनकी स्थिति क्या है, वो कितना अन्य कार्य बैंक के छोड़, साख के छोड़ अन्य कितनी प्रकार की सुविधाएं जनता को दे रही हैं, इस सब प्रकार का के लिए उन्हें एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रेषित करती है। ऋण नीति का निर्धारण। हम जानते हैं कि बैंकों का काम लोगों का बचत जमा करना और बदले में लोगों को साख प्रदान करना, ऋण प्रदान करना। तो ऋण नीति कैसी होगी, कैसे ऋण दिया जाए, कैसे लोगों को सुविधा होगा, इसका निर्धारण भी रिजर्व बैंक के पास होता है। रिजर्व बैंक के पास जमा कोष, जो मैंने बताया, प्रत्येक बैंक अपने कुल अग्रिम का 5% रिजर्व बैंक के पास में जमा कोष में रूप में रखती है। तो इस तरह बैंक का प्रबंध व नियंत्रण करने के लिए रिजर्व बैंक पूरा उत्तरदायी होता है और नियंत्रित करता है। ये उसका चौथा काम। फिर मैंने यह बताया कि यह बैंकों का बैंक है, यह बैंकों का बैंक है। तो जितने भी बैंक हैं उनके सभी प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए, नियमन करने के लिए इसे बैंकों का बैंक के रूप में कहा गया है कि विभिन्न बैंकों की प्रबंध कैसी होनी चाहिए, उसकी पूंजी कैसे होनी चाहिए, इसलिए ये बैंकों का बैंक के रूप में कार्य संपादित करती है। फिर आगे देखें विदेशी विनिमय व्यवस्था। विदेशी विनिमय व्यवस्था, चूँकि विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए विभिन्न समाशोधन गृह, जहाँ पे विभिन्न अलग अलग बैंकों के जो जारी किए गए चेक या ड्राफ्ट एक जगह समायोजित होता है और वहीं से दूसरे को क्लियरिंग करके उसे प्रदान किया जाता है। इसकी समाशोधन व्यवस्था भी बैंकों के बैंक के रूप में समाशोधन व्यवस्था का भी काम इसके लिए दिया गया है। विदेशी विनिमय में विदेश के एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा का लाने ले जाने की व्यवस्था का काम भी इनको सौंपा गया। लास्ट में देखें कृषि वित्त। भारत जो है कृषि देश है, कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के लिए कृषि में वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इसको भी देने, सुविधा को देने के लिए, कृषकों को सहायता देने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न माध्यम से, जिसको अपन नाबार्ड कहते हैं, नाबार्ड के माध्यम से लोगों को और दीर्घकालीन और अल्पकालीन साख प्रदान करती है, पुनर्वित्त प्रदान करती है बैंक को। ये नाबार्ड के थ्रू, ये जो नाबार्ड है वह विभिन्न बैंकों से पुनर्वित्त देती। पुनर्वित्त का मतलब कि उन लोगों ने जितना अल्पकालीन या दीर्घकालीन ऋण बांटा है उसके बदले में उसे भरपाई के रूप में नाबार्ड के थ्रू कृषि वित्त के रूप में प्रदान किया जाता है। तो ये तो हुआ रिजर्व बैंक के कार्य कैसे संपादित किए जाते हैं। फिर रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य देख लें। रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य देख लें तो रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य में बताया गया है कि ये कार्य तो उनको करना है, साथ ही साथ कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको उन्हें नहीं करना है, जिसमें पहला है जमा पर ब्याज न देना। अभी बताया कि रिजर्व बैंक को तरलता के रूप में कोष विभिन्न बैंकों से रखना होता है, उसमें किसी प्रकार का वह ब्याज प्रदान नहीं करती है, न लोगों का, जनता का जमा करती है और न ही जनता को ब्याज के रूप में देती है। चूँकि ये बैंकों का बैंक है, ये जो ब्याज देने का काम विभिन्न बैंकों का है, इसलिए रिजर्व बैंक ब्याज देने का कार्य संपादित नहीं करती। व्यापार में भाग न लेना, चूँकि व्यापारिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक व्यापार करने के लिए स्थापित हुआ है। व्यापार करने का मतलब लोगों का बचत जमा करेगी और लोगों को ऋण साख सुविधा उपलब्ध कराएगी और इस बीच में वह अपना लाभ अर्जन करती है, विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। किसका काम है? व्यापारिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक का। ये रिजर्व बैंक का काम नहीं है कि वह इस प्रकार का व्यापार करे और उसमें
भाग लेने का उन्हें अधिकार नहीं है। अंशों को क्रय न करना, अंशों को क्रय न करना, बैंकिंग कंपनी विभिन्न अंश निर्गमित करती हैं, जैसे आपके वाणिज्यिक बैंक हैं, व्यापारिक बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, यह अपनी पूंजी अंशों के रूप में वितरित करके लोगों को देती है। तो रिजर्व बैंक का ये काम नहीं है उनके अंशों को खरीदे, ये वर्जित काम है। इस प्रकार अचल संपत्ति क्रय न करना, रिजर्व बैंक को भी अचल संपत्ति क्रय नहीं करने का अधिकार है। इसको अचल संपत्ति क्रय न करे, चूंकि यह बैंकों का बैंक है एक जगह, इसलिए अचल संपत्ति क्रय करने का अधिकार है। बिना प्रतिभूति के ऋण न देना, बैंकों का बैंक है, विभिन्न बैंकों को ये ऋण अवेलेबल कराती है, इसलिए बिना जमानत के या बिना प्रतिभूति के किसी को ऋण न दे, ये प्रतिबंधित कार्य है, ये कार्य प्रतिबंधित है, इसको उन्हें नहीं करना। ये 5 भागों में मैंने बताने का प्रयास किया है, ये बताने का मैंने प्रयास किया है। ये रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्य हैं जिसको आपको ध्यान में देना है। ये मैं एक बार आपको पूरे पॉइंटों को विस्तृत में दिखाने का प्रयास किया है।